हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। एक्चुअली चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट अगेन। चलो कोई मुझे एटम की डेफिनेशन बता दो। व्हाट आर द एटम्स? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स, एटम्स आर द स्मॉल टाइनी पार्टिकल ऑफ द मैटर, स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर, यू कैन से। ओके, बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स। आफ्टर दैट I will move towards Antony Lavoisier. Antony Lavoisier actually discussed with us law of a chemical combinations. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में जो फर्स्ट लॉ है वो एंटोनी लेवोजियर ने हमें दिया था। He was a French nobleman and he gives a lot of contribution to the modern chemistry. So he is known as a father of the modern chemistry. And इन्होंने जो लॉ प्रपोज किया था, it is related to the conservation of a mass. So this law is called as a law of conservation of a mass. ऐसा लॉ जिसमें मास जो है ना आपका कंजर्व रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। So he carry out some reactions for that. कौन कौन सी रिएक्शंस की थी एंटोनी लियोजियर ने? तो चले देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। Lavoisier carried out the burning of the charcoal in a closed apparatus and found no changes in the mass. Lavoisier ने क्या किया था? चारकोल को बर्न किया था एक क्लोज apparatus में, एंड उसने चेक किया कि वहां पे मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि apparatus क्लोज था, गैस वगैरह कोई बाहर नहीं निकलेगी। Are you with me? So, Antony Lavoisier, on the basis of this experiment, proposed the law of conservation of mass. तो उसका स्टेटमेंट था, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसे एक बार मेरे साथ और एक बार रिपीट करो। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ, मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अगर हम सिंपल वे में बोलें तो मास ऑफ ए प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स इन ए सिंपल केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल। रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का मास जो है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? सेम होगा, ये चेंज नहीं होने वाला। हेलो स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस लॉ ऑफ ए कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। चलो ये लॉ ही हमें कुछ हिंट दे रहा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, किसका प्रोपोर्शन कांस्टेंट होने वाला है? जो भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे उनका प्रोपोर्शन बाय मास क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आइस वाटर है आपका, तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? बाय मास एक फिक्स होना चाहिए। जैसे कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो H2O, ये जो फॉर्मूला है वाटर का, हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मतलब 2:16। ऐसा हमें रेशो मिलेगा। क्या रेशो बोला था मैंने यहाँ पे? 2:16 मैंने रेशो आपको यहाँ पे बोला है। आर यू विथ मी? H2O का रेशो मैंने बोला 2:16। आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे 1:8 लिखा है। यस, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1:8। करेक्ट? So this ratio is a 1:8 for the H2O. H2O के लिए ये रेशियो क्या बन जाता है? 1:8 हो जाता है, एंड इट इज ऑलवेज फिक्स। अब देखो, आप वाटर ले लो रिवर से या फिर वाटर ले लो ओशन से, हर जगह H2O का फॉर्मूला भी सेम रहेगा एंड उसका रेशियो भी 1:8 रहेगा।
अगर हम वाटर को कंसिडर कर रहे हैं तो वाटर एक कंपाउंड है, मतलब वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एलिमेंट जो है ना कंबाइन होके एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O बन जाता है, जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। And when hydrogen combines with oxygen, they will always combine in a fixed proportion. This proportion is a 1:8 by mass. ये proportion हमें कितना मिला यहाँ पे? 1:8 by mass. After that, I will come to the atom. We have already studied about the atoms because atom is a basic fundamental particle of a matter. मतलब मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है आपका एटम है। एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर्स। हमारे पास जो भी मैटर है, हर एक मैटर में एटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। एंड एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट थिंग which take part into the chemical reaction. एटम ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। As well as size of an atom is indicated by the radius which is called as a atomic radius. एटम की रेडियस अगर हम मेजर करते हैं, जैसे कि सर्कल के रेडियस मेजर करता है, ओके, एटम के रेडियस मेजर किए तो उसे बोला जाता है एटॉमिक रेडियस, और उसे मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में। 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter. Atom exist in a different forms, maybe biatomic, diatomic, triatomic, polyatomic, like this. आपने देखा होगा सोडियम हमेशा आप Na लिखते हो, बट हाइड्रोजन को हमेशा H नहीं लिखते, उसे H2 लिखते हो। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन को लिखोगे तो O2 लिखोगे। अरे बेट में सिमिलरली ओजोन मॉलिक्यूल लिखना है तो O3 लिखना पड़ता है। अगर आप वहीं पे फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल लिखते हो तो आप लिखोगे P4, एंड सल्फर का लिखोगे तो आपका S8 आ जाएगा। मतलब सोडियम मोनो एटॉमिक है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, ऑक्सीजन भी आपका डाई एटॉमिक है, ओजोन आपका ट्राई एटॉमिक है, फॉस्फोरस आपका टेट्रा एटॉमिक है, एंड सल्फर आपका पॉली एटॉमिक है। बहुत सारे एटम्स उसमें इन्वॉल्व है। सो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे वाले। अगर हम सिंबल की तरफ आ जाता है, डाल्टन ने बहुत सारे एलिमेंट्स के हमें सिंबल दिए थे, ओके, तो हम उनमें से कुछ सिंबल को स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि सोडियम का लैटिन नाम है नाट्रियम, सिंबल इज Na। सिल्वर का लैटिन नाम है अर्जेंटम, सिंबल है Ag। टंगस्टन लैटिन नाम है उल्फॉर्म, सिंबल W। पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम, सिंबल K। कॉपर का लैटिन नाम है क्यूप्रम, सिंबल Cu। गोल्ड का लैटिन नाम है ऑरम, सिंबल Au। आयरन का लैटिन नाम है फेरम, सिंबल Fe। लीड का लैटिन नाम है प्लम्बम, सिंबल Pb। मर्क्यूरी का लैटिन नाम है हाइड्रेंजिरम, सिंबल Hg। तो आपको ये पर्टिकुलर सिंबल्स याद होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स हमें याद रहते हैं, बट ये पर्टिकुलर सिंबल्स ऐसे हैं जिनकी सिंबल जो है ना लैटिन नेम से लिए गए हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर द सिंबल्स वेरी केयरफुली। After that, I will come to the valencies. When I go to the discussion of the valencies, there are some steps. मैं किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करता हूँ? वैलेंसी हमने पहले से स्टडी करके रखी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वैलेंसी? अगर आप वैलेंसी की डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखते हो, इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या बोला मैंने? इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी। It is a combining capacity of element. Are you with me? So remember the definition of the valency. Valency is a combining capacity of that element. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोडियम के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है आपका 11,
उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो आ जाता है 281। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सबसे बाहर वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो फाइंड आउट द वेदर सोडियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। सोडियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, फाइंड आउट करो। सोडियम अनस्टेबल है, हाँ सोडियम अनस्टेबल है क्योंकि उसकी बाहर वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। क्या सोडियम बाहर वाली शेल में एट इलेक्ट्रॉन बना पाएगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि कोई उसे 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। सो बेस्ट ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करे, डोनेट कर दे। हर एलिमेंट जब अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाता है, मतलब ऑक्टेट बनाता है, तो वो स्टेबल हो जाता है। सोडियम ऑल्सो ट्राई टू डू सेम थिंग। उसकी बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसे डोनेट करेगा। And try to achieve a inert gas electronic configuration so that ये configuration उसका ज़्यादा stable हो सके। And it is easy to donate a 1 electron for a sodium, okay? And फिर सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा नियॉन की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब नियॉन की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने देखी तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर है उसका 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ऐसे ही दिखेगा। सो हमें पता चली सोडियम की वैलेंसी थी 1। सो क्लोरीन की वैलेंसी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो लिखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2 8 7। मतलब देखो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 1 चाहिए। सही है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये 8 बन जाएगा, ऑक्टेट बना लेगा अपना। करेक्ट है, बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो क्लोरीन विल एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। गलती कर दी मैंने यहाँ पे, क्लोरीन विल एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट बना लेगा। Are you with me? Remember this thing. It needs one more electron so that 8 इलेक्ट्रॉन बनके वो स्टेबल हो जाएगा। सो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो वैलेंसी इज 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी क्योंकि उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाउ कम टू द वेरी कॉमन concepts which is called as atomic ions। क्योंकि अगर हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं तो हमें आयंस पता होने चाहिए। तो चलो मैंने यहाँ पे कुछ आयंस एनलिस्ट किए हैं, जैसे कि एक चार्ज होने वाले आयंस, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है। सोडियम प्लस चार्ज होता है। पोटेशियम के प्लस, सिल्वर एजी प्लस, कॉपर Cu प्लस, एज वेल एज कॉपर के ऊपर 2 प्लस भी चार्ज होता है। रिमेंबर, कॉपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अमोनियम NH4 प्लस, हाइड्राइड ये H माइनस आयन है। हाइड्रोजन आपका कभी कभी +1 भी शो करता है, एज वेल एज कभी कभी -1 भी शो करता है। क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस। सिमिलरली 2 यूनिट चार्ज होने वाले भी कुछ आयंस प्रेजेंट है, जैसे कि मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, कॉपर Cu2+, आयरन Fe2+। अब आयरन जो है Fe2+ भी शो करता है एंड Fe3+ भी शो करता है। रिमेंबर, ऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है। सल्फाइड सल्फर के ऊपर 2- चार्ज होता है। सल्फेट SO4 2-। कार्बोनेट CO3 2-। डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। इन सब के ऊपर 2 चार्जेस है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें हम कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिव आपके एनायंस होते हैं। 3 यूनिट चार्ज वाले एल्यूमिनियम Al3+,
एज वेल एज हमने बोला था आयरन जो है ना आपको Fe2+ भी शो करता है, एज वेल एज आपको Fe3+ भी शो करता है, रिमेंबर दिस। नाइट्राइड N-3, फॉस्फेट PO4-3, ये आपके कुछ आयंस है, इन्हें मिला के आप केमिकल फॉर्मुलेज बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन को ले लूं H+ एंड क्लोरीन को ले लूं Cl-। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, दोनों को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको H1 Cl1, मतलब आपको मिला HCl। सो इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। जब भी हम फॉर्मूलाज बनाएंगे वैलेंसी की ओनली मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे माइनस या प्लस। ओके, सो वैलेंसी ऑफ ऑक्साइड इज ऑलवेज -2, बट वैलेंसी लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, उसको -2 या +2 नहीं बोलेंगे। आर यू विथ मी? रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आता है एटॉमिक मास की तरफ। When I go for the atomic mass, एटम की एटॉमिक मास जो होती है ना उनकी एडिशन करके हम मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने स्टडी किया था। सो हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा होता है, तो हाइड्रोजन के एटम की एडिशन करके हम एटॉमिक मास भी बना सकते हैं। ये यूनिटरी थ्योरी है। चलो ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे चलता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखनी है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के टाइम पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, जैसे कि राइट द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट एंड राइट कैटायन फर्स्ट एंड एनायन नेक्स्ट। जैसे कि MgCl एग्जांपल है मेरे पास, तो मैं लिखूंगा Mg एंड Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी मुझे लिखनी है एंड क्लोरीन की वैलेंसी भी मुझे लिखनी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होती है बट लिखना बस 2 है। Cl की वैलेंसी -1 होती है, लिखना बस 1 है। एंड उनको एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि अभी शो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। 2 से Cl को मल्टीप्लाई किया, 1 से Mg को किया, तो मुझे मिलेगा Mg1Cl2, दैट इज MgCl2। 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से ज्यादा जो नंबर होगा उसे हम लिखेंगे। आर यू विथ मी? अगर ऑलरेडी कोई OH2 वगैरह कोई मॉलिक्यूल है तो उसे ब्रैकेट करके उससे बाहर हम ये 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्मूला का। कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब सिंबल हमारे पास कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा Ca2O2 बन गया। क्या बन गया आपका? Ca2O2 बन गया। और ये 2 है तो उनको हम निगलेक्ट करके 1 बना सकते हैं। ओके, तो ये बन गया आपका CaO। आपको मिला था यहाँ पे Ca2O2, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह सेम है, तो आई कैन राइट सिंपली CaO, दैट इज अ केमिकल फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में होंगे, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। और एक फॉर्मूला करके देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम की वैलेंसी है 2, OH की वैलेंसी है 1, मल्टीप्लाई करो एक दूसरे को, क्या मिलेगा CaOH ट्वाइस। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा Ca1, एंड ये OH है ना तो उसको ब्रैकेट बना दो क्योंकि ये 2 आइटम एक साथ है और उन दोनों को आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 2, इसलिए मैंने लिखा CaOH ट्वाइस। देन मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन। इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में है, तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम उस फॉर्मूला में जितने भी एटम्स है उनके एटॉमिक मासेस के क्या लेते हैं
एडिशन लेते हैं। अगर मैं फॉर्मूला देखूं, अगर मुझे H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो कैसे करूंगा मैं? H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। आई विल मेंशन इट। दूसरा आइटम है आपका ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो वैल्यूज पुट कर दो। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम है आपके पास? 2 है। सो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ये आपका ऑलरेडी फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा है। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज कर दो 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने कितना बोला था? हाइड्रोजन का मास होता है आपका 1। तो मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखो 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है आपके पास? एक ही ऑक्सीजन है, सो मेंशन इट एज 1। देन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। और इसे सिंप्लीफाई कर दो फिर, 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 यूनिट्स। सो इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं। आपको जो एटॉमिक मासेस है एग्जाम में प्रोवाइडेड है, आपको जस्ट उनकी एडिशन करके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है एंड उसका यूनिट आपको वहां पे लिखना है, यूनिफाइड यूनिट या फिर एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का आपको कैलकुलेट करके दिया है। चेक, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस एक सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सो 4 इंटू 16। इनका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, 2 प्लस 32 प्लस 64 आपका आ जाएगा 98 यूनिट्स। और एक कैलकुलेशंस होते हैं हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए, इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, मोल का फॉर्मूला है सिंपली हमारा n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास मतलब आप मोलार मास भी ले सकते हो यहाँ पे, या फिर इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ वैसे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट है तो आप एटॉमिक मास लेना चाहिए वहां पे। ये दो फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे यूज करना है। क्या बोला मैंने? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास या फिर गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। फॉर्मूला याद रखो अच्छे से, इस तरह का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में होगा। तो हमें देखो इस न्यूमेरिकल में क्या बोला दिया है हमें, 5 ग्राम ऑफ ए कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास प्रोवाइडेड है 10, आपको उसे यूज करना है यहाँ पे। As you know that 1 mole of atom is nothing but a उसका ग्राम एटॉमिक मास, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम। कैल्शियम का मास तो होता है 40 ग्राम, जो कि हमें यहाँ पे 40 देना चाहिए था, 40 ग्राम्स प्रोवाइडेड होना चाहिए था। चलो 40 ग्राम्स अब हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है, आपको एग्जाम में सही से प्रोवाइडेड होगा। तो हमें पूछा है x मोल इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। 5 ग्राम जो मास हमें प्रोवाइडेड है ना, उसमें कितने मोल्स होंगे? 1 मोल इज इक्वल टू अगर 40 ग्राम है, क्या बोला मैंने? 1 मोल इज इक्वल टू अगर 40 ग्राम है उसका मोलर मास, तो
5 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 40 से x को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5/40। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखते हो तो आपका ये कैलकुलेशन ऐसे आ जाएगा, x इंटू 40 विच इज इक्वल टू 1 मोल इंटू 5 ग्राम ना। अगर मैं x इज इक्वल टू लिखूं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5/40। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर मिल जाएगा 1/8। 1/8 को सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगा 0.125 मोल। डिवीजन आपको आता है, आप कर सकते हो, आई नो दैट। ओके, सो इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में रहेगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। इसको मैं एक अल्टरनेटिव वे से सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा वे है मेरे पास, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, जो मैंने बोला था अभी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वही फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यहाँ पे हमें था 5 ग्राम्स एंड मोलर मास, चलो इस 10 को मैं रब कर देता हूँ, 40 ग्राम्स प्रोवाइडेड है आपको, चलो डायरेक्टली यूज कर लेना है। तो गिवन मास 5 ग्राम्स है, ओके, 5/40 आ गया आपका। डायरेक्टली कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिल गया 1.1/8, दैट इज 0.125 मोल। आई होप इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में होंगे एंड यू विल प्रिपेयर फॉर ऑल दैट क्वेश्चंस वेरी नाइसली। थैंक यू वेरी मच।